एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम विभिन्न विषयों पर विचार कर रहे थे। हम भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, उसके सिद्धांत, पारिवारिक वर्गीकरण, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी आदि विभिन्न विषयों पर विचार कर चुके हैं। आज हम भाषा वैज्ञानिक चिंतन में पाश्चात्य विचारक सेस्यूर पर विचार करेंगे। सेस्यूर का नाम आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है। भाषा की प्रकृति को लेकर जिस प्रकार के प्रश्नों को उन्होंने उभारा, दुनिया के सामने प्रकट किया, जिन सैद्धांतिक संदर्भ के साथ उनके उत्तर ढूंढने के उन्होंने प्रयत्न किए, उनसे न केवल भाषा विज्ञान की आधुनिक जो आधारभूत मान्यताएं हैं उनको आधुनिक संदर्भ दिया, बल्कि मानविकी के क्षेत्र को भी उन्होंने बहुत दूर तक प्रभावित किया। आज जिस संरचनावाद और प्रतीक विज्ञान की चर्चा चल रही है, उसकी आधारशिला सेस्यूर के द्वारा ही रखी गई थी, जबकि उस समय प्रतीक विज्ञान जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी। इस प्रकार आधुनिक भाषा विज्ञान की अधिकांश मूलभूत संकल्पनाओं का बीज है वो सेस्यूर के द्वारा ही रोपा गया है। आधुनिक बौद्धिक चिंतन के इतिहास निर्माण में इसलिए सेस्यूर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये अत्यंत आश्चर्य का विषय है, बहुत ही आश्चर्य है, अपितु विलक्षण भी है कि आधुनिक चिंतन धारा को दिशा देने वाले और रूप देने वाले सेस्यूर ने कभी भी कुछ लिखा नहीं है जिससे उनकी ख्याति इस तरह की बढ़े। उन्होंने अपने पीछे कोई पुस्तकों का ऐसा कोई पुलिंदा नहीं रखा जिससे उनके कृतित्व का पता चले। वो तो जेनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद से कक्षाओं में दिए गए कुछ उनके अध्यापकीय भाषण हैं, जिनको उनके छात्रों के द्वारा संकलित किया गया। सेस्यूर ने सन 1907 से 1911 के बीच में सामान्य भाषा विज्ञान विषय पर कक्षाएं ली थी और उनकी मृत्यु के उपरांत 1913 में उनके शिष्यों ने निश्चय किया कि इनको नोट्स को आधार बना करके इनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाए। बहुत ही गहन आश्चर्य का विषय है कि जिस सेस्यूर ने कुछ पुस्तकाकार रूप में नहीं लिखा, उन्होंने आधुनिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सेस्यूर का पूरा नाम फर्डिनेंड द सेस्यूर है और इनका जन्म 1857 में जेनेवा में हुआ था और ये अध्यापन के लिए बाद में इन्होंने फ्रेंच, जर्मन, जर्मनी, लैटिन आदि कई भाषाएं पढ़ी और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद उन्होंने कक्षाओं में अध्यापन कार्य भी किया। सेस्यूर जर्मनी में लगभग 4 वर्ष तक छात्र के रूप में रहे। बाद में वे बर्लिन भी गए, अर्थात उनका जो अध्यापन का क्षेत्र है वो विस्तृत रहा। वे जर्मनी को छोड़ करके फ्रांस भी आ गए और उन्होंने ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का अध्ययन किया। संस्कृत, गाथिक, प्राचीन जर्मन के अतिरिक्त उन्होंने यूरोपीय भाषाओं को भी अपने अध्यापन का क्षेत्र चुना था और इन्हीं जो उनके अध्यापन के जो नोट्स थे उनको उनके विद्यार्थियों के द्वारा संपादन कार्य करके पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया था। ये था सेस्यूर का सामान्य परिचय, उनके विलक्षण व्यक्तित्व का परिचय। अब हम क्योंकि उनका भाषा विज्ञान का सिद्धांत क्या है, किसके लिए वो जाने जाते हैं, उसके बारे में आपके समक्ष में कुछ विचार रख रही हूँ। सेस्यूर के भाषा सिद्धांत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं और वो परवर्ती चिंतन परंपरा में उनकी स्वीकृति है कि उनके विचारों को किस प्रकार से स्वीकार किया गया, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण है कि उन्होंने सबसे पहले सही ढंग से कुछ आधारभूत प्रश्न उठाए थे। उदाहरण के लिए उन्होंने ये पूछना चाहा कि उनके अध्ययन वस्तु और विश्लेषण सामग्री अर्थात भाषा की प्रकृति क्या है। उन्होंने प्रथम बार ये प्रश्न उठाया कि जिस विषय का हम अध्ययन करते हैं अर्थात भाषा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। साथ ही उन्होंने न केवल भाषा संबंधी अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करना चाहा, बल्कि उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने विभिन्न अध्ययन प्रणालियों का भी तर्क संगत और वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि भाषा की आभ्यंतर प्रकृति
को उचित संदर्भ में समझने के लिए उन्होंने एक और प्रतीक विज्ञान की अवधारणा को सामने रखना चाहा, तो दूसरी ओर उन्होंने स्वयं प्रतीक अर्थात साइन की प्रकृति को भी समझने समझाने का प्रयत्न किया गया। यद्यपि सेसूर ने प्रतीक विज्ञान पर विस्तार से प्रकाश नहीं डाला, पर उनकी यह मान्यता थी कि भाषा पर कोई भी गंभीर बात जब भी उठाई जा सकती है कि जब हम भाषा विषय को प्रतीक विज्ञान के संदर्भ में अध्ययन करें। सेसूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है भाषा के विषय में कि भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, अतः उसको समझने के लिए प्रतीकों से संबंधित विज्ञान के अध्ययन का रास्ता ही हमें अपनाना पड़ा होगा। अर्थात भाषा और प्रतीक विज्ञान इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है, ऐसा सेसूर के द्वारा प्रतिपादित किया। अब हम देखते हैं कि प्रतीक विज्ञान के संदर्भ में सेसूर की क्या संकल्पना थी, क्या उनके विचार थे। भाषा को सेसूर मानवीय व्यवहार के एक अन्यतम उदाहरण के रूप में देखते थे, अतः वे मानव व्यवहार के अन्य क्षेत्रों से कट करके उसे नहीं देखना चाहते थे, उसे वो एक समग्र रूप से देखना चाहते थे। उनकी समग्र दृष्टि ने ही प्रतीक विज्ञान के क्षेत्र की कल्पना की, वरना ये इससे पहले सेसूर से पहले भाषा में प्रतीक विज्ञान जैसी कोई चीज नहीं थी। उन्हीं के शब्दों में, उनके शब्दों को मैं आपके समक्ष कोट कर रही हूँ, भाषा प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके सहारे हम विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी कारण इस व्यवस्था की तुलना लेखन पद्धति, गूंगे बहरों के द्वारा व्यवहृत वर्णमाला व्यवस्था, प्रतीकात्मक कर्मकांड विधान, शिष्टाचार के नियम, सैनिक चिंतन चिन्ह आदि के साथ करना संभव है। वस्तुतः इन विभिन्न क्षेत्रों के बीच भाषा की अपनी व्यवस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा सेसूर ने कहा था। मानवीय व्यवहार की इन विभिन्न प्रतीकात्मक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही सेसूर ने प्रतीक विज्ञान की संकल्पना को आगे बढ़ाया था और उन्होंने इस प्रकार से कहा था। सेसूर का विचार है, सेसूर ने कहा कि इसीलिए हम ऐसे एक विज्ञान की कल्पना कर सकते हैं जो समाज के भीतर प्रतीकों के जीवंत प्रयोग और प्रकार्य का अध्ययन करता हो। ग्रीक शब्द सेमियोन अर्थात प्रतीक के आधार पर हम इसे प्रतीक विज्ञान की संज्ञा दे सकते हैं। विद्यार्थियों, ये कम महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि जिस प्रकार सेसूर भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित कर रहे थे, उसका अर्थ प्रकट कर रहे थे, उस अध्ययन के क्षेत्र में प्रतीक विज्ञान जैसी कोई मान्य स्थापना नहीं थी। ये नितांत उनका निजी और मौलिक विचार था और उन्होंने इसका संकेत भर दिया था कि प्रतीक विज्ञान क्या है। उन्होंने बताया कि प्रतीकों के मूलभूत तत्व क्या हैं, उनके नियामक और निर्धारक नियम क्या हैं। चूंकि ऐसे विज्ञान का आज कोई अस्तित्व नहीं, आज अर्थात सेसूर के समय में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है, अतः यह हम कहने की स्थिति में नहीं है कि इस अध्ययन क्षेत्र की प्रकृति क्या होगी, वो भविष्य की बात है। लेकिन इसकी स्थापना होनी है, वो इसका संकेत दे चुके थे। भविष्य में इसकी सत्ता असंदिग्ध रूप से स्वीकृत होगी, ऐसा सेसूर ने स्पष्ट कह दिया था। अर्थात भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रतीक विज्ञान की स्थापना भविष्य में निश्चित रूप से स्वीकृत होनी है, ऐसी वो मान्यता अपनी दे चुके थे। भाषा विज्ञान प्रतीकों के सामान्य विज्ञान का एक उपांग मात्र है, एक उप अंग मात्र है। अर्थात मूल जो चीज है वो प्रतीक विज्ञान है और भाषा उसका एक अंग मात्र है, क्योंकि प्रतीक विज्ञान के जो नियम होंगे वे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होंगे। सेसूर ने भाषा विज्ञान को प्रतीक विज्ञान से पृथक नहीं देखा है। इस प्रकार व्यवहार मात्र के एक विशिष्ट और निर्धारित कार्य व्यवहार से जुड़ करके उसकी सार्थकता ही पाएंगे, सेसूर की ऐसी मान्यता थी। अब विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि सेसूर की जो ये मान्यता है भाषा विज्ञान और प्रतीकों के संदर्भ में, उसमें 2-3 बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि प्रतीक विज्ञान उनके लिए भाषा विज्ञान का एक व्यापक संदर्भ बना।
भाषा विज्ञान का दायरा इससे उन्होंने विस्तृत बना दिया। प्रतीक विज्ञान के क्षेत्र में ही उन्होंने भाषा की मूल प्रकृति को समझने का प्रयत्न किया। उनका यह कहना था कि अगर भाषा विज्ञान को प्रतीक विज्ञान का एक उपांग मानकर चलें, तब हमारे लिए यह दिखलाना संभव है कि भाषा के जिन पक्षों को अब तक हम महत्व देते आए हैं, वे वस्तुतः गौण हैं। अर्थात जो पुरानी भाषा की चिंतन परंपरा थी, अध्ययन परंपरा थी, जो पद्धतियां थी, प्रणालियां थी, उनको उन्होंने उस गौण माना था। उदाहरण के साथ कहते हैं कि भाषा को हम पहले प्रतीकों की व्यवस्था के रूप में देखें, फिर उसे अन्य प्रकार के प्रतीकों के साथ ही जोड़ते हुए प्रतीकों के एक सामान्य नियम की खोज की ओर बढ़ें। तब भाषा व्यवहार का उच्चारण आधार है, वो अपने आप में ही गौण पड़ जाएगा। ऐसा सेसूर की मान्यता थी, ऐसी उनकी विचारधारा थी। प्रतीक विज्ञान और भाषा विज्ञान के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक और प्रतीक विज्ञान अगर भाषा की आभ्यंतर प्रकृति को समझने में सहायक है, तो दूसरी ओर भाषा विज्ञान अन्य प्रतीकों की व्यवस्था को भी डालने में समर्थ है। सेसूर के मतानुसार भाषा प्रतीक व्यवस्था का अन्यतम उदाहरण है, जिसका सामाजिक संदर्भ है। सामाजिक संदर्भ ही सर्वाधिक सक्षम है। सेसूर ने इस तथ्य को सामान्यतः इन शब्दों में कहा है। सेसूर के शब्दों में मैं उनके विचार आपके समक्ष रख रही हूँ कि उन्होंने कैसे प्रतीक व्यवस्था की बात की है। समाज में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का हर उपकरण एक सामूहिक मानक है, अर्थात कलेक्टिव नॉर्म है। दूसरे शब्दों में इसको रूढ़ी अर्थात कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। प्रतीकों की यह रूढ़िगत प्रकृति सामाजिक व्यवस्था का या सामाजिक व्यवहार का ही आधार बनती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से यादृच्छिक अर्थात आर्बिट्री अर्थात जैसे कि स्वीकृत कर लिए गए हैं समाज विशेष में प्रतीक, वे होते हैं जो इन प्रतीक वैज्ञानिक आदर्शों के सबसे नजदीक हों। यही कारण है कि अभिव्यक्ति प्रकारों में यद्यपि भाषा सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक जटिल है, फिर भी वही इस प्रतीक वैज्ञानिक आदर्श के सर्वाधिक निकट है। यही कारण है कि प्रतीक विज्ञान के लिए भाषा विज्ञान एक मॉडल बन जाता है, यद्यपि यह प्रतीक विज्ञान की मात्र एक उपव्यवस्था है। सेसूर की ऐसी मान्यता है। कोटेशन के रूप में उनका ये विचार उपलब्ध होता है। विद्यार्थियों, हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भाषा की अपनी प्रकृति को समझने के लिए सेसूर ने प्रतीक विज्ञान की संकल्पना को आगे बढ़ाया, पर सामाजिक व्यापार में भाषा की महत्ता को समझने के लिए इस प्रतीक विज्ञान के केंद्रक के रूप में, प्रतीक विज्ञान के मध्य के रूप में भाषिक प्रतीकों की व्यवस्था को ही उन्होंने स्थापित करने का प्रयत्न किया। उनके भाषा संबंधी चिंतन को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है, पहले हम देखेंगे कि प्रतीक क्या है और भाषिक प्रतीक से उनका क्या तात्पर्य है। हम अगले ई व्याख्यान में सेसूर के भाषिक प्रतीकों को और प्रतीकों को विश्लेषित करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।